हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम विजन आईएएस का पॉलिटी का पीटी 365 का क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, देखो हम ऑलरेडी पॉलिटी के करंट अफेयर्स का जो है वो 8 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जो 8 टॉपिक्स इसमें हैं पॉलिटी के पीटी 365 में, उन सारे 8 टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ डिटेल में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं क्विक रिवीजन वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है इन 8 वीडियो में उसको पूरा समराइज करूंगी इस एक वीडियो में। तो जब भी एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करना हो तो आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं विद इन 1 आवर। ठीक है, इसमें हमने कहां से कहां तक डिस्कस किया है, मई 2020 से जनवरी 2021 तक का पूरा डिस्कशन किया हुआ है। इसके बाद हम फरवरी 2021 से सितंबर 2021 तक के सारे टॉपिक्स लेंगे। उसके बाद उसका भी एक क्विक रिवीजन वीडियो मैं ले आऊंगी। तो मैंने 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आता है और आपको देखने में भी प्रॉब्लम आता है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को। इस वजह से मैं 2 वीडियो लेकर आऊंगी क्विक रिवीजन के। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी रिलेटेड इश्यूज थे, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इन सब के बारे में हमने देखा था। फिर फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर क्या होता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राज्यसभा इलेक्शन और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, जिसमें हमने 6th शेड्यूल, फिर बोरोइंग पावर क्या होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की, आर्टिकल 370, इंटर स्टेट काउंसिल और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में देखा था। 4th हमने जुडिशियरी के बारे में देखा था, उसमें हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है, ई लोक अदालत, इसके बारे में देखा था। 5th इलेक्शंस जो है उसमें हमने देखा था साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, वोटिंग राइट्स क्या है एनआरआईज के, डीलिमिटेशन कमीशन क्या है और राइट टू रिकॉल के बारे में देखा था। ओके, फिर हमने लेजिस्लेशन बिल्स में आरटीआई एक्ट के बारे में देखा था, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में देखा था। ओके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो न्यूज में रही है, जैसे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी न्यूज में थी, नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सीवीसी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और जो भी अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज न्यूज में थी उसके बारे में हमने देखा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस में हमने देखा था आधार, मिशन कर्मयोगी, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, आईपीसी, सीआरपीसी, वन नेशन वन राशन कार्ड, रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज, इंटरनेट शटडाउन, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इन सब का हमने डिटेल में डिस्कशन किया था उन 8 वीडियोस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका क्विक रिवीजन हमको करना है, पूरा 8 वीडियोस को हम समराइज कर देंगे। उसके अलावा मैंने अब देखो आपका पॉलिटी वाला ये जो पार्ट है मई 2020 से जनवरी 2021 तक का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, आपको पता करना है कि मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे रिवीजन करना है, तो ये स्मार्ट क्विज का ऑप्शन है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करेंगे आप तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो आपका खुल जाएगा, उससे आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो उससे जो पॉइंट्स आपके छूट भी गए होंगे ना, वो आप वापस कर सकते हैं। ठीक है, ये रिवीजन के लिए है। अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था कि केशव नंदा भारती की डेथ हो गई है, इस वजह से ये न्यूज में था। केशव नंदा भारती केस से क्या आउटकम निकल के आया था, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका आउटकम निकल के आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये जजमेंट दिया था केशव नंदा भारती केस के अंडर कि पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या है वो हमने डिस्कस किए हुए थे। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये सारे जो है ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स है। ठीक है, इनको चेंज नहीं कर सकती है।
अब इस केस को हियर करने के लिए पहली बार अभी तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, वो है 13 जजेस की बेंच बैठी थी। इसमें क्या इंटरप्रेट किया था उन्होंने? गोलकनाथ केस को किया था, आर्टिकल 368 को किया था, 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चेक किया था। देखो इवोल्यूशन भी हमने डिस्कस किया था, शंकरी प्रसाद केस 1961 में जो आया था, और सज्जन सिंह केस, इसमें इन्होंने बोल दिया था पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, इसमें बोला था। गोलकनाथ केस में बोला था फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड में बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, या किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 25th में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन हटा दिया गया था, ठीक है। फिर केशवानंदा भारती का केस आया 1973 में, उन्होंने बोला सब हटा दो अलग, सब कुछ कर सकती है पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकती है, सारी चीजें चेंज कर सकती है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना है। तो ये केशवानंदा भारती केस का आउटकम था, ठीक है। और इसमें इन्होंने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो पार्लियामेंट उसको भी अमेंड कर सकती है। इसलिए पार्लियामेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, और 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। उसके बाद अमेंड नहीं हुआ, लेकिन प्रियम्बल जो है वो अमेंडेबल है, ठीक है। ये आउटकम निकल कर आया था। दूसरा हमने देखा था इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टाइम इम्पीचमेंट हुआ था, तो उसके बारे में देखा था। तो अब हमने देखेंगे कि इंडिया और यूएस में क्या डिफरेंस है इम्पीचमेंट का। पहले इंडिया का देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है अगर आर्टिकल 61 के अंदर, तो ही इम्पीच किया जा सकता है। ये कौन इनिशिएट कर सकता है? ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो लोकसभा या राज्यसभा। पहली स्टेज में क्या होता है, जिस भी हाउस में पास हुआ है उसके 1/4 मेंबर को चार्जेस साइन करने पड़ेंगे, फिर 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, किसको? प्रेसिडेंट को। फिर 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए उस हाउस से, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज में आएगा, सेकंड हाउस में जाएगा, और सेकंड हाउस क्या करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा कि जो चार्जेस फर्स्ट हाउस ने लगाए हैं वो वैलिड है या नहीं है। अगर उसको वैलिड लगता है तो सेम मेजोरिटी से वो पास कर देगा और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा। यूएसए में कैसा होता है? ट्रीजन के केस में, ब्राइवरी के केस में, या कोई भी हाई क्राइम्स किया होता है तो उस केस में प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। कौन इनिशिएट कर सकता है? सिर्फ लोअर हाउस इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है ट्रायल करने के लिए। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो सीनेट होता है इनका अपर हाउस, वो कोर्ट की तरह एक्ट करता है। वहां पे 2/3 मेजोरिटी से सीनेट में ये बिल पास हो जाना चाहिए, तभी जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच माना जाएगा। थर्ड टॉपिक हमने देखा था पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में, ठीक है। ये क्यों न्यूज में रहा था? राजीव गांधी असैसिनेशन केस के जो कन्विक्ट पर्सन थे एजी पेरियावालन, उनको रेमिशन के लिए डिमांड की गई थी, और ये जो केस पेंडिंग था वो तमिलनाडु गवर्नर के पास पेंडिंग था 2 साल से। क्लियर है? अब देखो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर अलग होती है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर अलग होती है। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 72 में है, गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 161 में है, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट होता है वो ग्रांट पार्डन कर सकता है, किस किस केस में? 3 केसेस में कर सकता है। या तो वो जो पनिशमेंट है या ऑफेंस है वो यूनियन लॉ के अगेंस्ट बनाया गया हो। दूसरा किस में पनिशमेंट कर सकता है? कोर्ट मार्शल हुआ हो। तीसरा कोई डेथ सेंटेंस है उसको भी पार्डन कर सकता है। इन 3 केसेस में कर सकता है। फिर गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर होती है वो प्रेसिडेंट से अलग होती है, ठीक है। किस किस में? प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल का डेथ सेंटेंस जो है वो पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। इवन स्टेट लॉ के केस में भी अगर डेथ सेंटेंस दिया है तो उसको भी कौन पार्डन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब 5 पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की। पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रेप्राइव। अगर आपने मेरा डिटेल वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया है। कम्यूटेशन मतलब कन्वर्ट करना मतलब लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। रेमिशन करना मतलब
टाइम को रिड्यूस कर देना, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस। रेस्पाइट, SPRI, स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या होगा, स्पेशल केस में जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशल केस होगा। रिप्राइव, टेम्पररी सस्पेंशन कर देना किसी भी चीज का, PRR है ना, रिप्राइव मतलब टेम्पररी सस्पेंशन कर देना सेंटेंस का, ये जैसे डेथ सेंटेंस है उसको टेम्पररी सस्पेंड कर देना। गवर्नर जो होता है वो ग्रांट पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है, किसी भी पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं कर सकता, सॉरी, गवर्नर जो होता है वो सिर्फ क्या डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, उसको सस्पेंड जरूर कर सकता है, उसको रेमिट भी कर सकता है, उसको कम्यूट भी कर सकता है, लेकिन उसको पार्डन नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। अब कंपैरिजन देखेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ इंडिया एंड यूएस के प्रेसिडेंट। यूएस के प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डनिंग पावर का यूज करते हैं वो एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। आर्टिकल 72 में जो कैबिनेट एडवाइस देता है उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पार्डनिंग पावर का यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर है। फोर्थ टॉपिक हमने देखा था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। इसमें हमने देखा था यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी जो कमीशन बनाया था ओबीसी के एक्सटेंशन को डिटरमाइन करने के लिए, उसका टर्म एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। जो ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन को एग्जामिन करने वाला कमीशन था उसका टर्म कैबिनेट ने एक्सपांड कर दिया। अब इस कमीशन को हेड कौन कर रहे थे, तो जस्टिस जी रोहिणी इसको हेड कर रहे थे। ये कब बनाया गया था, 2017 में बनाया गया था। आर्टिकल 340 याद रखिएगा। आर्टिकल 340 जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो एक ऐसा कमीशन अपॉइंट करे जो बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट कर सके, ठीक है। इस वजह से ये कमीशन बनाया गया था। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 1990 में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 27% रिजर्वेशन जॉब्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो भी जॉब्स होंगी उनमें 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको, ओबीसीज को दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट चीज है इंदिरा साहनी केस की कंडीशन। इनमें 4 कंडीशन उन्होंने दी थी कि जो रिजर्वेशन दिया जा सकता है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जा सकता है। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। क्रीमी लेयर को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा रिजर्वेशन में, ठीक है। क्रीमी लेयर मतलब कोई भी पर्सन जो 8 लाख पर एनम से ज्यादा उसकी इनकम है और वो ओबीसी में आता है तो वो क्रीमी लेयर है, मतलब उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जब वो 8 लाख कमा रहा है मंथ का तो उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन दी प्रमोशन। आप उसको जॉब तो दिलवा सकते हो लेकिन जॉब में प्रमोशन नहीं दिलवा सकते रिजर्वेशन के थ्रू, ठीक है, ऐसा बोला था। अब मंडल कमीशन कब फॉर्म हुई थी, तो ये बीपी मंडल के अंडर फॉर्म हुई थी 1979 में और इसने रिपोर्ट सबमिट की थी 1980 में, ठीक है। कमीशन ने सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एड्रेस करने की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ। फिर अच्छा एक और चीज इसमें याद रखने की है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन था वो इम्प्लीमेंट हो गया था 1992 में, लेकिन जो एजुकेशन कोटा वाला इम्प्लीमेंट हुआ था वो 2006 में हुआ था, ठीक है। फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था जिसमें 8 लाख पर एनम से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आप किस में आते हो, क्रीमी लेयर में आते हो। सब कैटेगराइजेशन, तो देखो सब कैटेगराइजेशन में आपको ये याद रखना है एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ने 2015 में सब कैटेगराइज किया था थ्री पार्ट्स में। पहला एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, दूसरा मोर बैकवर्ड क्लासेस, तीसरा बैकवर्ड क्लासेस। इन 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कौन ओबीसी कौन होते हैं, जो एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज होते हैं उनको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी बोलते हैं। अब हमने एनसीबीसी के बारे में देखा, तो एनसीबीसी का कौन सा आर्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आर्टिकल 338 बी है, ठीक है। 338 एक इसका है, बताइए, मैंने आपसे पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ये जो बॉडी बनाई गई है वो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाई गई है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कौन सा था, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, ठीक है। आर्टिकल 338 बी में इसको रखा गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे, उन्होंने रिकमेंड किया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को अमेंड करना चाहिए और उसमें मोर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को ऐड करना चाहिए अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब हिंदी और इंग्लिश के अलावा और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को हमको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में ऐड करना चाहिए। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 क्या प्रोवाइड करता है? ये लैंग्वेज प्रोवाइड करता है ऑफिशियल पर्पज के लिए कौन कौन सी यूज किए जानी चाहिए, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू जो इंग्लिश और हिंदी है उनको यूज किया जाता है कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, जैसे रेजोल्यूशन पास करना है, रूल्स, जनरल ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, प्रेस कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और रिपोर्ट, लाइसेंस, टेंडर्स, ये सब किस लैंग्वेज में निकलते हैं? इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में निकलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रोविजन क्या है? पार्ट 17 में इसको रखा गया है, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक, याद रखिए। पार्ट 17 में रखा गया है आर्टिकल 343 से लेके 351 तक, और 8th शेड्यूल में है, ठीक है। 8th शेड्यूल में है। पहले 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, अब चेंज होके 22 लैंग्वेज हो गई। 3 रिसेंटली एडेड लैंग्वेज है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। इन तीनों लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है थ्रू 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2003। ओके, क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल 343 से 351 तक मेंशन है, तो आर्टिकल 343 में क्या मेंशन है? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करना है। आर्टिकल 343 के क्लॉज 3 में लिखा है इंग्लिश के कंटिन्यूएशन को कंटिन्यूएशन में रखना है आफ्टर 1965। फिर आर्टिकल 344 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट को एक कमीशन हम अपॉइंट करना है हर 5 साल के बाद, ठीक है। फिर आर्टिकल 348(1) में मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सब किस लैंग्वेज में होंगी? इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 351 बोलता है कि हमको हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड और उसके डेवलपमेंट में ज्यादा क्या करना चाहिए? नए नए इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं। ओके, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट न्यूज, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में था कि राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है। देखो जब क्या हुआ था कोविड के पहले, आपको पता होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, दिल्ली में, दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उन लोगों ने वहां पे क्या किया था? रोड ब्लॉकेज वगैरह कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्रोटेस्ट आपका राइट है, लेकिन राइट टू मोबिलिटी भी लोगों का राइट है, और अगर आप रोड ब्लॉक करके राइट टू मोबिलिटी को खत्म करते हो तो उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था कि ये क्या आएगा? ये इलीगल माना जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम चीज फिर बाद में क्या हुआ? फार्मर का इशू हुआ, आपको पता होगा फार्मर्स भी अभी क्या है? स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो फार्मर स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए? पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, वो वायलेंस में चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तक वो क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच। हेट स्पीच मतलब क्या होता है? जो क्या फैलाती है? हेट्रेड फैलाने का काम करती है पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप को टारगेट करके, उसको हम बोलते हैं हेट स्पीच, ठीक है। फ्री स्पीच क्या होता है? जिसमें आपको राइट है, आप किसी के ऊपर कमेंट कर सकते हो, किसी का फेवर कर सकते हो, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, तो वो फ्री स्पीच में आता है। तो ये डिफरेंस होता है हेट स्पीच और फ्री स्पीच। देखिए सेकेंड टॉपिक को हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में क्या क्या न्यूज में रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज में रहा वो था क्वेश्चन आर। देखो ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोकसभा और राज्यसभा का जो क्वेश्चन आर है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। क्यों? अब देखो हमको पता होना चाहिए क्वेश्चन आर कब होता है, 0 आवर होता है। पार्लियामेंट की वर्किंग क्या होती है? देखो ये पार्लियामेंट की वर्किंग टेबल है, 11 बजे से लेके 12 बजे तक होता है हमारा क्वेश्चन आर। इस क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया था ड्यूरिंग पैंडेमिक। 12 बजे से 1 बजे तक का होता है 0 आवर, ये हमारा इंडिया का इन्वेंशन है, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे का टाइम होता है लंच टाइम, फिर 2 बजे से लेके 6 बजे तक पार्लियामेंट जो होती है फंक्शन करती है। उसमें से 2 से 6 जो है वो लोकसभा फंक्शन करती है, और 2 बजे से लेके 5 बजे तक राज्यसभा फंक्शन करती है। क्लियर है इतना? जो फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर बोलते हैं, जिसमें एमपीज जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से। एमपीज पता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मिनिस्टर मतलब जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम मिनिस्टर्स बोलते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हुए वो सब लोग। अब
दोनों ही हाउसेस में क्वेश्चन आर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आर स्टार्ट हुआ है 1952 से, जब हमारी पार्लियामेंट स्टार्ट हुई थी। लोकसभा में क्वेश्चन आर जो है वो डेली होता है, स्टार्टिंग से ही 1952 से ही क्वेश्चन आर डेली होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं था। राज्यसभा में पहले क्वेश्चन आर जो होता था वो 2 days अ वीक होता था, फिर बाद में चेंज करके 4 days अ वीक कर दिया। फिर 1964 से क्वेश्चन आर को कंटिन्यू कर दिया है एवरी डे ऑफ दी सेशन। ठीक है, अब ऐसा पहली बार हुआ है कि क्वेश्चन आर सस्पेंड हुआ है? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले जब भी जैसे वॉर हुई थी, जैसे 1962, 1975 इमरजेंसी, 1976, 1991, 2004 एंड 2009, इन सारे में भी अलग अलग वेरियस रीजंस की वजह से क्या था, क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया गया था। ओके, अब क्वेश्चन आर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो, स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर ओरली देना होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर रिटर्न में देना होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, ये ओरली पूछे जाते हैं आफ्टर क्वेश्चन आर। ठीक है, क्वेश्चन ऑन टू दी प्राइवेट मेंबर्स, मैटर कोई भी मैटर जो कनेक्टेड है मेंबर टू दी होम क्वेश्चन इज आस्क्ड, विल और रेजोल्यूशन, हाफ एन आवर डिस्कशन हेल्ड विद द स्पीकर की परमिशन से हाफ एन आवर का डिस्कशन होता है। अब 15 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है क्वेश्चन पूछने के लिए। और कितने क्वेश्चन परमिट होते हैं? 5 अ डे पर मेंबर, एक मेंबर 5 क्वेश्चन पूछ सकता है लोकसभा में, और 7 क्वेश्चन पूछ सकता है राज्यसभा में। ठीक है, अब 0 आवर क्या होता है? हमने देखा था कि क्वेश्चन आर के जस्ट इमीडिएटली बाद में क्या होता है? 0 आवर होता है। ये 12 बजे नून में स्टार्ट होता है, इस वजह से इसको 0 आवर बोलते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, ये इंडिया का इन्वेंशन है, इंडिया ने स्टार्ट किया था इसको। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? देखो, पैंडेमिक की वजह से जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है उनका जो टेन्योर था वो काफी का लॉस हो गया था, क्योंकि वर्किंग ही नहीं हुई थी। तो ऐसा ही सेम क्या हुआ था, राज्यसभा के जो चेयरमैन है उन्होंने भी 2 ईयर फिक्स्ड टेन्योर का हाउस पैनल बनाया था। इसमें 2 ऑप्शंस थे, या तो क्या करें, 1 ईयर का टर्म एक्सटेंड कर दें, या फिर नई कमेटी फॉर्म करे जिसका फिक्स्ड टेन्योर कर दे 2 ईयर का। ठीक है, एट प्रेजेंट जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसका टेन्योर कितना है? 1 ईयर का है। पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है? तो 2 तरह की कमेटी होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है अडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट नेचर की होती है, अडॉक कमेटी होती है वो टेम्पररी नेचर की होती है। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे वर्क करती है। लेकिन अडॉक कमेटी जो होती है उनको पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने को दिया जाता है, वो उनका टास्क हो जाता है, उसके बाद उसको सीज कर दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वही डिटेल्ड स्क्रूटनी करना, अपोजिशन का क्या रोल है उसको प्ले करना, फिर रेलेवेंट स्टेक होल्डर को इंगेज करना, और फाइनेंशियल प्रूडेंस प्रोवाइड करना। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उनको अथॉरिटी किस आर्टिकल से मिलती है? तो आर्टिकल 105 से मिलती है और आर्टिकल 118 से मिलती है। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो किस कैटेगरी में बनाई जाती है? तो 6 कैटेगरी में बनाई जाती है। फाइनेंशियल कमेटी, और फिर है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमेटी, कमेटी इंक्वायरी करने के लिए, स्क्रूटनाइज करने के लिए, डे टू डे बिजनेस देखने के लिए, और हाउस कीपिंग कमेटी ऑफ सर्विस कमिटीज को देखने के लिए। थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से लेके। अब ये क्यों न्यूज में था? सेंटर ने बोला है कि सेंटर की सॉरी, पार्लियामेंट पैनल है साउथ सेंटर्स रिस्पॉन्स। देखो, सेंटर का रिस्पॉन्स चाहिए था अभी तक जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। देखो, डेफिनेशन जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वो क्लियरली मेंशन नहीं है, उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटी है। तो इस वजह से डिमांड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो एम्बिग्विटी है उसको सॉल्व किया जाए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइन नहीं है, और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये डिफाइंड है। ठीक है, इसेंशियली इस एसेंस ये है कि जो भी अपनी ड्यूटीज को फ्री मैनर में कर सकता है विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो भी लेजिस्लेटर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करने के लिए अलाउड नहीं है, मतलब दूसरी जगह जाके, मतलब एक तो वो लेजिस्लेटर का भी काम करे और दूसरे जगह ऑफिस से भी अपना प्रॉफिट ले, ऐसा काम वो नहीं करे। इस वजह से उनको फ्री मैनर में अपनी ड्यूटी करे, परफॉर्म करे, उनको कोई ऑब्लिगेशन ना रहे। इस वजह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने 4 ब्रॉड प्रिंसिपल दिए हैं जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो उसका ऑफिस
कौन सा ऑफिस होल्ड कर रहा है कि ऐसा ऑफिस जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जिसका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, परफॉर्मेंस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में आएगा। ऐसा ऑफिस जो रिन्यूमरेशन से अटैच्ड है, ठीक है, ऐसी बॉडी जहाँ जहाँ का ऑफिस जो है वो गवर्नमेंट पावर के अंडर में आता है, ऐसा ऑफिस जो इनेबल करता है होल्डर टू इन्फ्लुएंस द वे ऑफ पेट्रोनेज, उसको पेट्रोनेज दिया जाता है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में आएगा। जब जया बच्चन का डिस्क्वालिफिकेशन किया गया था राज्यसभा से 2006 में, उनके ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड किया था या नहीं किया गया था। ये इससे रेलेवेंट है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उससे हमको क्या यील्ड हो रहा है, क्या पेक्यूनरी गेन हो रहा है, पर्सन को एक्चुअली मॉनेटरी गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 102 में मेंशन किया है और आर्टिकल 191 में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में। अब देखो, हमको पता है कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, इसमें हर 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो अभी इस साल भी 19 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए हैं 8 स्टेट्स में, ठीक है। प्रोविजन क्या है, वही मैंने बोला, परमानेंट बॉडी है, 1/3 रिटायर होते हैं। कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड नहीं करते हैं, क्लियर है। मेथड क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फोर्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि कैसे सीट एलोकेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन दी राज्यसभा। आर्टिकल 80 क्या बताता है हमको, टोटल स्ट्रेंथ बताता है 250 है, जिसमें से 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। टर्म कितना होता है, 6 ईयर का होता है। और अगर बाई इलेक्शंस होते हैं इलेक्टेड मेंबर के, तो वो जब तक टर्म, उसका जितना टर्म बचा है सिर्फ उतने ही टाइम के लिए वो वहां रहता है। आर्टिकल 84 में क्या मेंशन किया है, क्वालिफिकेशन मेंशन किया है। तो क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 ईयर से ज्यादा उसकी 30 ईयर से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए, मतलब 30+ ही होना चाहिए। और भी क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट में मेंशन की गई है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में हमने देखा था कि क्या क्या देखा था, देखो पहले तो हमने देखा था 164 का 1A में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो कैबिनेट्स के हैं वो 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। ये किसमें अमेंड किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था। और जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो इस लॉ को वायलेट करती है, ठीक है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस में हमने देखा था कि रिसेंटली अर्नब गोस्वामी को रिलीफ दी गई है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस में। उन्होंने क्या किया था, जो हमारे सीएम है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, वायलेशन करना एमपी और पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस का, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्ट जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है या इम्पीड करता है कोई भी हाउस या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को, उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लॉ। अब एमपी लेड स्कीम के बारे में हमने देखा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि वो फंड रिलीज करें, जिससे जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं 2018 और 2019 के, उनको हम क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके, क्योंकि एमपी लेड फंड को क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया गया था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, क्लियर है इतना। फिर एमपी लेड स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये क्या करती है, हर एमपी को उसकी चॉइस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलोकेट करती है और उनको 5 करोड़ रुपीज पर एनम का फंड दिया जाता है, जिससे वो वहां पे डेवलपमेंट कर सके। पर जो भी वो डेवलपमेंट करेंगे हर साल, उसमें से 15% जो है वो किसके लिए होना चाहिए, एससी पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए। 7.5% जो है वो एसटी पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर है इतना। फिर अटॉर्नी जनरल का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है 1 ईयर के लिए प्रेसिडेंट के थ्रू। तो हमारे जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, के वेणुगोपाल है, ठीक है। इनका टर्म एक्सपेंड कर दिया है 1 ईयर के लिए। कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 76 में आते हैं। ये क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनका जो टर्म है ऑफिस का वो फिक्स नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फिक्स नहीं किया है। इसको कौन डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। इनको राइट टू स्पीक है, ये किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की, बट राइट टू वोट नहीं है। क्या नहीं है इनको, राइट टू वोट नहीं है। ये हाउसेस में वोट नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है इतना।
ओके, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में देखते हैं, जो हमारा थर्ड टॉपिक का रिवीजन होने वाला है। इसमें हम सिक्स्थ शेड्यूल हमारा पहले था, अभी क्यों न्यूज में था, तो अरुणाचल प्रदेश के असेंबली ने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें एंटायर स्टेट को इंक्लूड करने की बात की गई है सिक्स्थ शेड्यूल में। अच्छा, आपको पता हो तो सिक्स्थ शेड्यूल में कौन कौन से 4 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है अभी तक, कौन कौन से? एटीएम में मनी नहीं है, ये मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने थर्ड लेक्चर डिस्कस किया था। एटीएम में मनी नहीं है मतलब आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। नहीं तो एमएम से लोग समझ लेते हैं मणिपुर भी है, तो मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ शेड्यूल में एटीएमएम है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है, मणिपुर नहीं है, ये याद रखिए। अब आर्टिकल अरुणाचल प्रदेश सॉरी स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए और आर्टिकल 371H को हटा दिया जाए और अरुणाचल प्रदेश को आर्टिकल 371A या 371G में रखना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? नागालैंड एंड मिजोरम की तरह, ठीक है। ये 371A और 371G क्यों चाहता है इसमें? क्योंकि वो स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। अब जो अरुणाचल प्रदेश है एट प्रेजेंट में किस में आता है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अकॉर्डिंग इसमें ये इनर लाइन परमिट में आता है, जो क्या करता है, जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको प्रोहिबिट करता है अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेने से। अगर आपके पास इनर लाइन परमिट नहीं होगा, वैलिड इनर लाइन परमिट नहीं होगा, तो आप अरुणाचल प्रदेश में एंटर नहीं कर सकते। तो ये इनर लाइन परमिट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो अलाउ करता है किसी भी इंडियन सिटीजन को कि वो विजिट कर सकता है या स्टे कर सकता है किसी स्टेट में, जो भी स्टेट इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंदर में आते हैं, ठीक है। अब जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये उनके लिए भी एक स्पेशल परमिट चाहिए होती है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, जो चाहिए होता है अरुणाचल प्रदेश या आसाम में रहने के लिए, अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए। अब ये जो इनर लाइन परमिट वाली स्टेट है वो कौन कौन से हैं? देखो 4 स्टेट है, अगेन 4 स्टेट है, इनका नाम याद रखिए। देखो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है, ठीक है। मिजोरम है और मणिपुर है, मणिपुर को लास्टली एडिट किया। अब इनको कैसे याद रखेंगे? ये 4 स्टेट है, ये भी 4 स्टेट है, ये भी 4 स्टेट है, तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आपने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, तो ऐसे याद रखिए, नमामि, नमामि, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम और ऊपर अरुणाचल, तो सबको याद रहता है। तो ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो सारे किस में आते हैं? इनर लाइन परमिट स्टेट्स में आते हैं, ठीक है। अब सिक्स्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं? मैंने बताया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आते हैं, ठीक है। ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आते हैं। इसके अंदर 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275। आर्टिकल 245 क्या करता है? स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देता है इन एरियाज को, क्योंकि ये जो एरियाज हैं वो कैसे हैं? शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज हैं। आर्टिकल 275 क्या होता है? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स का प्रोविजन रखता है कि इनको, ये जो स्टेट्स है 4 स्टेट्स, उनको स्टैट्यूटरी ग्रांट दी जाएंगी, जो कहाँ से दी जाएंगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएंगी। ये जो ग्रांट है वो स्पेसिफिक ग्रांट्स में इंक्लूड होंगी फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ दिस शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके वेलफेयर के लिए बनाई जाएंगी, ठीक है। अब एरियाज इन दी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, देखो मैंने बोला था आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से एरिया फेमस है? एक तो बोडोलैंड एरिया जहाँ पे चलता रहता है डिस्प्यूट, फिर कार्बी अंगलोंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और दीमा हसाओ है, ठीक है। मेघालय की 3 पहाड़ियां, गारो, जैंतिया और खासी, ये तीनों के नाम पे ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा में त्रिपुरा के नाम से, मिजोरम में है चकमा, लाई, मारा, 3 है, चकमा, लाई, मारा, ठीक है, ये तीनों है। 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश को सिक्स्थ शेड्यूल में क्या करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ेगी। और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है आर्टिकल 338A, उन्होंने रिकमेंड किया था यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख की है उसको भी एक ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना चाहिए अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल। अब 2 ये अमेंडमेंट होना बाकी है। अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगा था वो एग्जेम्प्ट करता है 6th शेड्यूल एरिया इन द इनर लाइन परमिट एरिया, मतलब ये 8 स्टेट्स को ये क्या करेगा?
एक्सक्लूड करेगा। इन सब में क्या नहीं होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एडवांटेजेस क्या है सिक्स्थ शेड्यूल के? एक तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, पूरा ऑटोनॉमस रीजन होता है और इनकी एक पावर्स होती है रेगुलेट करने की, स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट को। जुडिशियल पावर्स होती है, वहाँ के जो विलेज कोर्ट्स होते हैं वही जुडिशियरी का काम करते हैं। टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, और इनको ग्रांट्स भी मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कंपैरिजन करते हैं क्या डिफरेंस है फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में। तो ये 11 स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ये 4 स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल है। काउंसिल कैसे क्रिएट होती है? ये एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से बनता है। यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ऑटोनॉमी में क्या है, यहाँ पे पीसा एक्ट लगता है, पंचायती एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरिया एक्ट लगता है, जहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस की जाती है थ्रू दी ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन दी फिफ्थ शेड्यूल एरिया। अब यहाँ पे ज्यादा ऑटोनॉमी है एज कम्पेयर टू फिफ्थ शेड्यूल। यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है जिसके पास ओनली एडवाइजरी पावर होती है, और एडीसी जो होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उनके पास वाइडर पावर होती है। समझ में आया इतना? दूसरा हम देखेंगे बोरोइंग पावर्स ऑफ सेंटर इन स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी बोरोइंग लिमिट जो है स्टेट की उसको इंक्रीज कर दिया गया है। कितना इंक्रीज किया गया है? 5% ऑफ द जीएसडीपी कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ 3% था। ठीक है, क्यों किया गया है? कोविड-19 की वजह से। अब बेसिस क्या है इसका? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, सेंटर क्या कर सकता है अंडर आर्टिकल 292 के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है कि वो जो भी लिमिट सेट की गई है पार्लियामेंट के थ्रू उतना बोरो कर सकता है, और स्टेट के पास जो भी लिमिट सेट की गई है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू उसको बोरो कर सकता है। टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन क्या है, मतलब कहाँ से ले सकता है, बोरो कर सकता है? तो सेंटर के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो डोमेस्टिकली भी बोरो कर सकता है, अब्रॉड से भी बोरो कर सकता है, लेकिन स्टेट जो है वो सिर्फ डोमेस्टिकली लोन ले सकता है। अदर रिस्ट्रिक्शन में इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ स्टेट के पास है कि वो सिर्फ जो उसकी सिक्योरिटी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की उतना ही बोरो कर सकता है, कोई भी लोन रेज नहीं कर सकता अगर उसका प्रीवियस लोन जो है वो अभी ड्यू है। ठीक है, समझ में आया? एक और चीज थी, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बनाया गया था। इसको बोला है गवर्नमेंट ने कि इसके नॉर्म्स को रिलीज कर दिया जाए जिससे वो कोविड-19 के रिलीफ में यूज कर सके। ये कब सेटअप किया गया था? 1999 से 2000 के बीच में सेटअप किया गया था आरबीआई के साथ मिलकर। ठीक है, जिससे कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व किया जा सके। ये रिजर्व फंड होता है जो स्टेट ने बनाया है उसके डेट ऑब्लिगेशंस को कम करने के लिए। ये जो फंड होता है वो आउटसाइड मेंटेन किया जाता है कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ स्टेट से। मतलब देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट अलग चीज होती है और कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड अलग चीज होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग फंड है। ये जो होता है वो आरबीआई के साथ मिलकर बनाया है। क्लियर है? थर्ड वाली न्यूज थी आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को अगस्त 2020 में 1 साल हो गया था जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके यूनियन टेरिटरी में चेंज किया गया था। अब आर्टिकल 370 और 335A क्या है? ये टेम्पररी प्रोविजन थे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए जो ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उनका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इस आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंस लेना होगा कोई भी लॉ अप्लाई करने के लिए, सिर्फ 3 फील्ड को छोड़ के, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। ये 4 फील्ड को छोड़ के आपको किसी भी चीज के लिए लॉ अगर आपने बनाया है तो स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंस लेना पड़ेगा। मतलब जम्मू कश्मीर का स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंस लेना होगा। आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? पावर देता है जम्मू कश्मीर असेंबली को कि वो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट को स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस दे सके। क्लियर है इतना? फिर देखिए अब आर्टिकल जो 370 था वो किस में ऐड किया गया? पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जिसमें उसको टेम्पररी और ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के। सिर्फ कॉन्करेंस लेने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी बताया था, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, ओनरशिप राइट वहां पे। अब देखो ये जो आर्टिकल 370 हटा है उसके वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, उनका कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की असेंबली का जो टेन्योर है वो भी 5 साल का होगा, पहले 6 साल का होता था। रणबीर पीनल कोड अब हटा के वहां पे इंडियन पीनल कोड चलेगा। आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल को भी वहां पे इम्पोज किया जा सकता है। सेंट्रल कोटा जो स्कूल और कॉलेज एडमिशंस में या जॉब गवर्नमेंट में लगता है वो भी एप्लीकेबल होगा।
इसके अलावा वहां पे जो लोग रहते हैं वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते, मे बी एबल टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड रेसिडेंसी राइट, मतलब अदर स्टेट के लोग भी जाके अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। आरटीआई वुड बी मेड एप्लीकेबल, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी जो नेटिव वुमेन है, अगर वो बाहर किसी स्टेट में शादी करती थी तो उनके जो खुद के नेटिव राइट्स थे वो खत्म हो जाते थे प्रॉपर्टी पे, अब वो भी इनवैलिड हो गए। क्लियर है इतना, ये सारे चेंजेस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चेंज करके अब 2 यूटीज में डिवाइड किया है, जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन और यूटी ऑफ लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इंटर स्टेट काउंसिल कैसे सेटअप की जाती है, ये किसने रिकमेंड किया था, तो सरकारिया कमीशन ने इनको रिकमेंड किया था और इनको सेटअप किया गया बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990 में इनको सेटअप किया गया। आर्टिकल 263 जो है वो इनके बारे में बताता है। फीचर्स क्या है, ये रिकमेंडेटरी बॉडी है ऑन सेंट्रल स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट के बारे में, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें रिकमेंडेशन देती है। प्रमोट करती है कोऑर्डिनेशन ऑन सच डिस्प्यूट और नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सेटअप करते हैं। इनको चेयर कौन करता है, पीएम चेयर करते हैं। इनके अंडर कौन कौन होता है, सीएम होते हैं सारे स्टेट एंड यूटीज के, और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूटीज की जिनमें लेजिस्लेशन नहीं होता है, ठीक है। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द पीएम, उनको पीएम नॉमिनेट करता है, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ काउंसिल में को चेयर कौन करते हैं, होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, जिसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और 9 सीएम होते हैं। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है 1990 ऑर्डर में, गवर्नर भी अब इसको क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। नॉमिनेशन बाय चेयरमैन ऑफ परमानेंट इनवाइटीज फ्रॉम अमंग्स अदर यूनियन मिनिस्टर, जो भी नॉमिनेशन है परमानेंट इनवाइटीज का वो भी यूनियन मिनिस्टर्स के अंदर से होगा, ठीक है। अब ये डिस्प्यूट क्यों आया था, ये इंटरस्टेट काउंसिल क्यों न्यूज में थी, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है 7000 स्क्वायर किलोमीटर का, किन एरिया में है, बेलागावी, उत्तर कन्नड़ा, बिदार और गुलबर्ग, ये सारे रीजन में है। इसके अकॉर्डिंग क्या मैकेनिज्म है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, पहला तो है आर्टिकल 3 जिसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो नए स्टेट्स को फॉर्म कर सकती है, किसी भी एरिया को ऑल्टर कर सकती है, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है। दूसरा है आर्टिकल 131 जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो सेंट्रल स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट के साथ डील कर सकता है। फिर आर्टिकल 263 जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है वो क्या करती है, इंटरेस्ट करती है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाए और उनकी एडवाइस ले इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये क्या होता है, रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसको किसने रिलीज किया है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्पेरेटिव ने लॉन्च किया है। ये क्या करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनवरी 2018 में लॉन्च की है। ये देखती है टू एक्सेलरेट द इम्प्रूवमेंट इन द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब उन डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कैसे एक्सेलरेट करना है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च करती है, ठीक है। कौन कौन से 6 मेन थीम पे ये काम करती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन सब चीजों के लिए काम करती है बेस्ड ऑन द 3 कोर प्रिंसिपल विच आर एनकैप्सुलेटेड इन द 3 C's अप्रोच। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीति आयोग देखो सेंट्रल लेवल पे कौन काम करता है, नीति आयोग करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं मेन ड्राइवर्स होते हैं चेंज करने के, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 4th वाला। ओके तो जुडिशरी से हम स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्टिविस्ट थे, लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को गिल्टी पाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, सोशल मीडिया पर करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट किया है, इस वजह से उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर गिल्टी पाया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या होता है, देखो अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो कोर्ट की डिग्निटी या अथॉरिटी को तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट बोलते हैं, ठीक है।
और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है या कोर्ट होते हैं वो एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। उनको जो डीप पब्लिक इमेज में डिफेम नहीं किया जा सकता। पब्लिक उनमें अगर हम ऐसा करेंगे तो पब्लिक का जो फेथ है जुडिशरी में वो लूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है? पहला है आर्टिकल 261 जिसमें फुल फेथ एंड क्रेडिट होना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। आर्टिकल 19 में बोला है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। आर्टिकल 129 एंड 215 में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है कंटेम्प्ट को पनिश करने की। आर्टिकल 142 बोलता है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है और किसी भी पर्सन की अटेंडेंस मांग सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट को, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया है। दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट जो होता है वो ऑर्डर को डिसओबे करने के लिए होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब आप किसी कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हो या फिर उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर रहे हो तो आपको क्या होता है 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 2000 रुपए का फाइन हो सकता है। और ये जो प्रोसेस है इसको 1 ईयर के पहले ही स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देखा। अब मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने का क्या मैकेनिज्म होता है? ये अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंप्लेन किया मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। अब इनका प्रोसीजर देख लेते हैं। देखो क्या होता है, पहला जो प्रोसीजर होता है उसमें रिमूवल प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 124 के अंदर जो आता है इसमें एक नोटिस साइन किया जाता है एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन लोकसभा या फिर 50 मेंबर्स इन राज्यसभा, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ अलग होती है ना, इस वजह से इसको मिसबिहेवियर है इनकैपेसिटी जो है जज की, इसके चार्जेस को साइन करेंगे। किसको कंप्लेन कर सकते हैं? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर होगा लोकसभा में, वाइस प्रेसिडेंट होंगे राज्यसभा में। इनको हम क्या करेंगे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ये लोग मिलके। फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो 3 मेंबर की कमिटी बनाएगा जो इस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब उस कमिटी में कौन कौन होगा? तो 3 लोग होंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं। ठीक है, ये 3 लोग होते हैं। ये समझ में आया? दूसरी जो इन हाउस प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कंप्लेंट मिसकंडक्ट की जो कंप्लेंट होती है उसको कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। किसको कर सकता है? डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कर सकता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, पहले तो जो कंप्लेंट है वो सही है या गलत ये डिटरमाइन करेंगे। फिर जो कंसर्न्ड जज है जिसके ऊपर कंप्लेंट की गई है उसका रिस्पॉन्स लेंगे। उसके बाद उनको लगता है कि और डीपर इंक्वायरी करने की जरूरत है तो इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे। उसमें कौन कौन होता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और 2 चीफ जस्टिस होंगे अदर हाई कोर्ट्स के। समझ में आया? थर्ड जो होती है वो होती है 2013 में आई थी सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन के लिए। इसमें क्या होता है, रिटन कंप्लेंट फाइल की जाती है सेक्सुअल हरासमेंट की वुमेन के द्वारा। किसको की जाती है? जीएसआईसीसी को की जाती है, जेंडर सेंसिटाइजेशन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को की जाती है। क्लियर है इतना? अगर जीएसआईसीसी सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगी, 3 मेंबर कमेटी बनाएगी जो उसी के अंदर से होगी जो इंक्वायरी करेगी। ठीक है, थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो ई लोक अदालत के बारे में था। लोक अदालत को ऑनलाइन या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लेकर आके लोगों के डिस्प्यूट को सॉल्व करना, इसको हम ई लोक अदालत बोलते हैं। ई लोक अदालत जो है वो 15 स्टेट्स में ऑर्गेनाइज की गई थी। इन्होंने 2.5 लाख केसेस को डिस्पोज किया है जून से लेकर अक्टूबर के बीच में। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। ये प्री लिटिगेशन स्टेज पे होता है। ठीक है, इसमें जो भी आपको अवार्ड दिया जाता है मतलब जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है सारी पार्टीज के ऊपर। ठीक है, रिसेंटली छत्तीसगढ़ जो है वो पहला स्टेट बना है कंट्री का जहां पे स्टेट लेवल पे ई लोक अदालत स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, अब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म 4 टाइप का होता है। पहले होता है आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन और कंसीलिएशन एंड मीडिएशन। ये चारों तरीके मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो भी अवार्ड वो देते हैं वो बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेटर क्या करता है, एक एविडेंस की बेस पे काम करता है। नेगोशिएशन मतलब वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है, 2 पार्टी आपस में मिलकर नेगोशिएट करते हैं और एक सोल्यूशन डायरेक्टली उनको मिल जाता है। कंसीलिएशन में क्या होता है, ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन देता है, सिर्फ लॉ को एक्सप्लेन करने का काम करता है कि लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। मीडिएशन मतलब ये नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करने का काम करता है, मतलब 2 लोगों में एग्रीमेंट कराने के लिए मीडिएशन का काम करता है। मीडिएटर प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करेगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में हम देखा है कि न्याय बंधु ऐप,
ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है किसके अंदर, उमंग ऐप के अंदर इसको लिस्ट किया गया है। न्याय बंधु ऐप कब लॉन्च की गई थी, 2017 में लॉन्च की गई थी। किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में आती है। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क बनाती है जिसमें क्या करना है, प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोवाइड करना है अक्रॉस दी कंट्री। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, प्रो बोनो लीगल फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लीगल असिस्टेंस फॉर फ्री। ठीक है, अब आर्टिकल 39A जो है डीपीएसपी का, उसमें मेंशन है कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना है, इक्वल जस्टिस फॉर इक्वल एड एंड इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है, फ्री लीगल एड एंड एक्सेस टू दी जस्टिस। उमंग ऐप क्या है, उमंग ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो 2017 में लॉन्च की गई थी। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन पे सारे गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल करने के लिए या एक्सेसिबल होनी चाहिए सारे सिटीजन्स को, उसके लिए उमंग ऐप लॉन्च की गई थी। ये एक डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है जो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 7 सर्विसेज जो आईएमडी की 7 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सर्विसेज है उनको उमंग ऐप में लिस्ट किया है। वो सर्विसेज हैं जैसे करंट वेदर बताना, वेदर वार्निंग देना, टूरिज्म फोरकास्ट करना, ये सारी सर्विसेज है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी हेबियस कॉर्पस के बारे में। अर्नब गोस्वामी की जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये जो पिटीशन थी वो क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। अब हमको पता होना चाहिए हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, यू मस्ट हैव द बॉडी। अगर किसी पर्सन को डिटेन किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करता है हेबियस कॉर्पस का, तो उस पर्सन को आपको वहां प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पिटीशन होती है वो डिटरमाइन करती है वैलिडिटी ऑफ डिटेंशन, वो जो डिटेंशन हुआ है वो वैलिड है या नहीं है। हेबियस कॉर्पस जो है वो वुल वर्क करता है इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। आर्बिट्ररी डिटेंशन के ऊपर इंडिविजुअल की लिबर्टी होती है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। प्ली बार्गेनिंग मतलब क्या होता है, प्ली बार्गेनिंग मतलब अपनी जो भी रिक्वेस्ट है उसको बार्गेन करना। अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया है जिसमें सजा 7 साल से कम की सजा हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, क्रिमिनल जो है अपने प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके नेगोशिएशन करके अपनी सजा को कम करा सकता है, उसको हम बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू सी बेड शिप। ये क्या होता है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो सी बेड शिप का राइट है त्रबणकोर रॉयल फैमिली को दे दिया है। कौन से टेम्पल का, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल का। ठीक है, सी बेड शिप राइट मतलब क्या होता है कि सी बेड मतलब राइट होता है जिसमें जो भी फाइनेंशियल अफेयर है डीटी के और ट्रस्टी के वो मैनेज किए जाएंगे। सीबेट मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मैनेजर। ठीक है, सिर्फ उसको कस्टडी दी गई है दोनों की, किसकी, प्रॉपर्टी की और आइडल की, लेकिन वो अपना कोई हेरिडेटरी राइट उस पे या लीगल क्लेम नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी के, उसको बोलते हैं सीबेटशिप राइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को बोला है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को आपको अप्लाई करना है अगर केसेस किसके अगेंस्ट हो, एमपीज एमएलएज हो। ठीक है, एमपीज एमएलएज के अगेंस्ट में हो तो उन सारे विटनेस को प्रोटेक्शन देनी है। प्रोटेक्शन में आपको क्या क्या देना है, उनका रिलोकेशन करना है, सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाना है। ठीक है, और जो भी स्पेशली डिजाइन कोर्ट रूम्स है वो बनाना है। ठीक है, इसको अप्रूव कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है और ये सारे केसेस कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। ओके, अब ये जो स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है उसका फंड कहाँ से आएगा, तो स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड से आएगा। ठीक है, इसको किसने सजेस्ट किया था, मलिमत कमेटी 2003। देखिए इलेक्शंस के बारे में हम देखेंगे, 5th टॉपिक है हमारा इलेक्शंस। ठीक है, पहला जो टॉपिक है इसमें न्यूज में रहा था वो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों न्यूज में रहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस एक साथ होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी इलेक्शन के ऊपर डबल खर्चा होता है, पहले लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं फिर राज्य वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो उसमें डबल होता है, तो इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की है। ये जो इंडियन इलेक्शन, इससे क्या होगा, इंडियन जो इलेक्शन साइकिल है उसमें लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस क्या हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, 1967 तक ये सिंक्रोनाइज थे, लेकिन फिर पता है वो कभी किसी स्टेट असेंबली का डिसोल्यूशन हो गया तो उसके वजह से कभी लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, तो ये सब कुछ क्या हो गया, मिसमैच हो गया। फिर ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो आइडिया आया था वो किसने दिया था, इलेक्शन कमीशन ने दिया था 1983 में। ठीक है,
फिर लॉ कमीशन और नीति आयोग ने भी रिकमेंड किया है, दिनेश गोस्वामी कमिटी जो थी उन्होंने भी ये साइमल्टेनियस इलेक्शन को रिकमेंड किया था, इसी की बेसिस पे लॉ कमीशन और नीति आयोग ने इसको रेफर किया है। ओके, फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी कंट्री में एक ही सिंगल डे पे वोटिंग हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इसमें लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो फेज वाइज मैनर में ही होते हैं, लेकिन क्या होता है वोटर को एक ही दिन स्टेट असेंबली और लोकसभा के दोनों के वोट देकर आ जाने होते हैं। ठीक है, चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड। तो देखो, 2 आर्टिकल लोकसभा के लिए है और 2 आर्टिकल स्टेट असेंबली के लिए है। जो आर्टिकल लोकसभा के लिए वो है आर्टिकल 83 एंड 85। 83 में लिखा हुआ है कि टर्म जो होता है वो 5 इयर्स का होता है और 85 में लिखा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती है यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। ऐसा ही आर्टिकल 172 में लिखा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका टर्म कितना होता है, 5 इयर्स होता है। ठीक है, और आर्टिकल 174 बोलता है कि गवर्नर के पास पावर है कि वो स्टेट असेंबली को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। ओके, फिर कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्टोरल रोल की बात भी चली थी। इसमें क्या होता है, जो भी इलेक्टोरल रोल बनाता है वो पंचायत म्युनिसिपैलिटी के और स्टेट असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाए, जिससे क्या होगा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल का यूज कर सकती हैं। इसके बारे में भी बात चली थी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा था वो था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या हुआ है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो डोनर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना कोई लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट नहीं शो करता अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक है, और ये खुद अपने किसको, अब इनका जो प्रोविजन है एक्ट में उसी को वायलेट करता है। अब देखो, सेक्शन 8 जो है आरटीआई एक्ट का वो एग्जेम्प्ट करता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कि वो सिटीजन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए किसी भी फिड्यूशियरी रिलेशन में, जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सेटिस्फाइड दैट कोई लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को देने में। ठीक है, कोई लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तब तो वो दे सकती है। अगर उसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है तो उसको नहीं, मतलब देखो एक चीज बताती हूँ कि अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में है कोई चीज, उसको डिस्क्लोज करना कि उससे किसी पब्लिक का कुछ बुरा होने वाला है, कुछ डिफेक्ट होगा या कुछ भी उसका लॉस होगा, तो उसमें इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्म मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा है, उसके फायदे के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, उसमें कोई उसका लॉस नहीं है, उसकी पर्सनल हम चीजें अगर आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दी तो उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है तो हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऐसे रूल किया है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता क्या है, ये एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एनोनिमस डोनेशन कराता है किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, ये एक तरह के प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेट है कंट्री की, वो क्या कर सकती है, ये बॉन्ड को परचेज कर सकती है। ठीक है, बॉन्ड डेनोमिनेशन कैसे होते हैं, 1000 का होता है, 10,000 का होता है, 1 लाख का होता है, 10 लाख का होता है और 10 मिलियन का होता है। और ये किससे परचेज कर सकते हैं, सिर्फ एसबीआई की ब्रांच से ही परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड्स को कब खरीदा जा सकता है, ये सिर्फ 10 दिन के लिए अवेलेबल होते हैं, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। ठीक है, ये 4 महीने के 10 दिन ही अवेलेबल होते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। लाइफ स्पैन कितना होता है इनका, ये रिडीमेबल होते हैं विद इन 15 डेज सिंस इशूएंस। जब से इशू होता है उसके 15 दिन के बाद ये क्या होता है, रिडीमेबल होते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव डोनेशन थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एलिजिबल है डोनेशन रिसीव करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 1% वोट्स लोकसभा में सिक्योर कर चुकी है या स्टेट असेंबली में सिक्योर कर चुकी है और रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2017 और 18। ठीक है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी वो कब लॉन्च की गई थी, 2017 और 18 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वोटिंग राइट्स टू एनआरआईज। ठीक है, एनआरआईज के क्या वोटिंग राइट्स है, रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन ने नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हैं उनको
ओवरसीज पोस्टल बैलेट करने का राइट दिया है। पोस्टल बैलेट मतलब पोस्ट से आप अपना वोट दे सकते हैं। अब नॉन रेसिडेंट इंडियंस कौन होते हैं? ऐसे इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, उनको नॉन रेसिडेंट इंडियंस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो जो भी एनआरआई इंटरेस्टेड होता है वोटिंग करने के लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू, उनको सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होता है कि वो इंटरेस्टेड है वोट करने के लिए। तो विद इन 5 days आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन की डेट आने के नोटिफिकेशन के 5 दिन के अंदर उसको रिटर्निंग ऑफिसर को बताना होता है, ठीक है। फिर जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच कर देता है उस एनआरआई के पास। फिर उस एनआरआई को क्या करना होता है, अपना प्रेफरेंस मार्क करने, उसका प्रिंट आउट निकाल के वापस से उस डिक्लेरेशन को एक ऑफिसर से अटेस्ट करा के भेजना होता है, ठीक है। इंडियन एनआरआईज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इंडियन डेमोक्रेसी। इसके थ्रू क्या होता है, जो इंडियन एनआरआईज है वो भी इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इससे लॉस क्या होता है कि इसमें सिक्रेसी ऑफ वोट जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि पोस्टल बैलेट के थ्रू जाता है तो कोई देख ले उसको कि किसको वोट दिया है, तो वोट काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी ये जो पोस्टल बैलेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच होता है, लेकिन रिटर्न कैसे आता है, ऑर्डिनरी मेल के थ्रू आता है, ठीक है। 3 कैटेगरीज हैं इलेक्टर्स की इन इंडिया में। एक तो होते हैं जनरल इलेक्टर्स, दूसरे होते हैं ओवरसीज इलेक्टर, तीसरे होते हैं सर्विस इलेक्टर। जनरल इलेक्टर वो होते हैं जो रेगुलर रेसिडेंट्स है, जिनकी 18 ईयर्स की एज को वो क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। ओवरसीज इलेक्टर जो एनआरआई विथ इंडियन पासपोर्ट, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं लेकिन इंडियन पासपोर्ट है उनके पास। और सर्विस इलेक्टर वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सर्विस में है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में है, पर्सन एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, ऐसे हैं, तो उनको हम बोलते हैं सर्विस इलेक्टर्स, ठीक है। तो ये सारी है। अब एनआरआई जो वोटर्स थे उनको वोटिंग राइट कब मिला था, ये 2011 में उनको वोटिंग राइट मिला था। लेकिन पहले जो वो वोट कर सकते थे वो किसको कर सकते थे, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे वो रहते थे, उनका जहाँ पे नेटिव प्लेस था सिर्फ वहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, और ये सिर्फ वोट कर सकते हैं जब इनके पास पासपोर्ट हो ओरिजिनल, ठीक है। एट द पोलिंग स्टेशन पे इनको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, तभी ये वोट कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है वो है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, लिमिट करता है बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दी कंट्री। मतलब बाउंड्रीज को लिमिट करने का काम करता है कंट्री के अंदर, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन, अभी लोकसभा स्पीकर ने 15 एमपीज को नॉमिनेट किया है कि वो डीलिमिटेशन कमीशन को असिस्ट करें, ठीक है। ये मैंने बता दिया है कि लिमिट करता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पॉपुलेशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मैंडेट है इसका, एक तो आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 और प्रीवियस कमीशंस। देखो आर्टिकल 82 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट को हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन को स्टैब्लिश करना है, ठीक है। आर्टिकल 170 क्या बोलता है, सेम एक्ट अप्लाइज फॉर दी स्टेट्स डीलिमिटेशन। ये जो सेम एक्ट है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, स्टेट की डीलिमिटेशन के ऊपर भी अप्लाई होता है, मतलब स्टेट को भी डीलिमिटेशन बनाने की जरूरत है। उसके बाद प्रीवियस कमीशन, अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन कौन कौन से बने हैं, तो बना है 1952, 1963, 1973 एंड 2002, ओके। अब इसका कंपोजिशन मतलब डीलिमिटेशन कमीशन जो बनता है उसमें कौन कौन होता है, तो इसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। पहला तो सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो इसको चेयर करता है। दूसरे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द सीईसी। सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जो पर्टिकुलर स्टेट है उसका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें होगा। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये नंबर ऑफ बाउंड्रीज जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। और आइडेंटिफाई करता है रिजर्व सीट फॉर दी एससीज और एसटी, एससी और एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व करनी चाहिए उसके बारे में भी ये डिटरमाइन करेगा। करंट पोजीशन क्या है, करंट में देखो अभी तक कोई डीलिमिटेशन पोस्ट नहीं हुआ है 1981 एंड 1991 सेंसस के बाद, ठीक है। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उन्होंने डीलिमिटेशन को फ्रोज कर दिया था टिल 2026। मतलब 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में बोला था कि अब डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया जाएगा, कब तक, 2026 तक। क्लियर है इतना, मतलब अब जो नई सीट्स आएंगी, जैसे अभी 545 सीट्स है, अब ये जो नंबर चेंज होगा वो 2031 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है।
क्योंकि उसी के बाद बनेगा ना डिलिमिटेशन कमीशन। राइट टू रिकॉल, देखो राइट टू रिकॉल क्या होता है, इसमें रिकॉल करना मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, इसको हम बोलते हैं राइट टू रिकॉल। ये किसने पास किया है? अभी हरियाणा असेंबली ने पास किया है पंचायती राज बिल 2020, जिसमें उनको राइट टू रिकॉल करने का राइट दिया है जो भी मेंबर्स है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। देखो राइट टू रिकॉल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इलेक्टेड ऑफिशियल्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्टोरेट के पास ये पावर होता है कि वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स को रिमूव कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, मतलब उनके टर्म के एक्सपायर होने के पहले ही उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब ये बिल जो है वो क्या अलाउ करता है, किस किस को रिकॉल कर सकते हैं? जो विलेज सरपंचेस होते हैं या मेंबर ऑफ ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत होते हैं, अगर वो अपना काम करने में फेल हो गए हैं तो उनको क्या करता है, ये राइट टू रिकॉल देता है। ठीक है, अब रिकॉल करने के लिए कितना क्या रिक्वायरमेंट होता है? 50% मेंबर्स ऑफ अ वार्ड और ग्राम सभा हैव टू गिव इन राइटिंग। राइटिंग में 50% लोगों को देना पड़ता है कि ये जो विलेज सरपंच है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, कुछ सुनता ही नहीं है, तो इस वजह से हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, हटाना चाहिए इसको और दूसरे को सरपंच को बनाना चाहिए, ऐसा ये बोलता है राइट टू रिकॉल। ठीक है, चलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको पता होगा, इसके 3-4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो रेफरेंडम कराना, डायरेक्टली पब्लिक से जाके पूछना, सिटीजन का इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड करना और एजेंडा इनिशिएटिव। रेफरेंडम और प्लेबिसाइड में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब हम लोगों ने ये इलेक्शंस वाले टॉपिक डिस्कस किए थे। तो आप मुझे बताइए अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है तो, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में मेंशन किया गया है। स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं इलेक्शंस में? देखो स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं इलेक्शंस में? स्टार कैंपेनर को कौन नॉमिनेट करता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती है कैंपेनिंग करने के लिए। ठीक है, अब जो लिस्ट होती है स्टार कैंपेनर्स को, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को देनी होती है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होती है विद इन अ वीक, मतलब 7 days के अंदर देनी पड़ती है। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके पास 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड होती है उनके पास 20 होते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है स्टार कैंपेनर की कैंपेनिंग में, वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो कैंडिडेट का लगता है उसमें एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। मतलब स्टार कैंपेनर का कोई भी जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो किस में होगा, वो इनकर्ड नहीं किया जाएगा इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं किया जाएगा उसको। ठीक है, सिर्फ ये स्टार कैंपेनर्स के लिए ही अलाउड है, उसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी को वो मतलब और कोई उसमें आके वो आगे आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने नॉर्म्स को रिवाइज किया है स्टार कैंपेनर्स के लिए, इस वजह से ये न्यूज में था क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। पहले रिकॉग्नाइज नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के कितने स्टार कैंपेनर्स होते थे? 40 हमने अभी देखा, अब कितना कर दिया है? 30 कर दिया है। अनरिकॉग्नाइज पार्टी के लिए भी 15 कर दिया है, पहले कितना हुआ करता था? 20 होता था। अब ये जो पीरियड होता है लिस्ट सबमिट करने का, वो हमने देखा था विद इन अ वीक हमको सब पहले सबमिट करना होता था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 10 days कर दिया है। 10 दिन में हम कर सकते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। अगर जो कैंडिडेट है स्टार कैंडिडेट है, अगर उसके साथ कोई भी दूसरा कोई और कैंडिडेट इलेक्शन अगर रैली को शेयर करता है, तो जो एंटायर एक्सपेंडिचर होता है रैली का वो किसके अंदर आ जाता है? कैंडिडेट के एक्सपेंस के अंदर आया जाता है, फिर उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अब इलेक्शन में क्या क्या एक्सपेंडिचर होता है वो भी अभी रिवाइज किया है। देखो पहले क्या होता था और अब क्या होता था वो हम बताते हैं। अब इंक्रीज कर दिया है। लोकसभा के इलेक्शन में पहले 70 लाख का लिमिट था, अब 77 लाख है। मतलब पहले 70 लाख खर्च कर सकते थे, अब 77 लाख खर्च कर सकते हैं। ठीक है, सेम स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी पहले 28 लाख कर सकते थे, अब 30.8 लाख कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 31 लाख। ठीक है, और ये कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, और ये ऐसे ही फोर्स में रहेंगे जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डी नोटिफाई नहीं करेगा। सारे कैंडिडेट जो है उनको मैंडेटरी है कि वो अपना अकाउंट खोले जहां पे ये एक्सपेंसेस वो शो करे। ठीक है, और ये जो भी पेमेंट किया जाएगा वो चेक के थ्रू किया जाएगा। ठीक है,
कैंडिडेट को अपना जो भी उन्होंने एक्सपेंस किया है, जो भी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, 30 डेज के अंदर इसको किसको देना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ेगा जो भी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स है। ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट अकाउंट या फिर एक्सपेंडिचर सीलिंग लिमिट के ज्यादा हो जाएगा तो उसके वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इस वजह से सीलिंग लिमिट के अंदर ही एक्सपेंडिचर करना, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 1 ईयर चेयरमैनशिप कंप्लीट किया है ए वेब के अंदर। ए वेब क्या है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। देखो, एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी, ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी का वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था, 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। साउथ कोरिया में इसका सेक्रेटरीट है। ओके, क्लियर है इतना। लास्ट ईयर इंडिया ने इसको चेयर किया था ऑफ ए वेब फॉर 2019 से 2021 तक। ठीक है, ये क्या कर सकता है, सारे इलेक्शन विजिटर और ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम बनाता है और उन नॉलेज को अपने मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं, इलेक्शन मेंबर्स हैं, उनके साथ शेयर किया जाता है। अब ओपिनियन एंड एग्जिट पोल के लिए नई एडवाइजरी दी है इलेक्शन कमीशन ने। क्या दी है, देखो पहले तो ओपिनियन पोल क्या होता है, एग्जिट पोल क्या होता है। देखो नाम से ही मेंशन है, ओपिनियन मतलब लोगों का ओपिनियन लेना कि वो किसको वोट देने वाले हैं। एग्जिट पोल मतलब इलेक्शन देने के बाद वोटर ने किसको इलेक्शन दिया उससे ये पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं एग्जिट पोल। तो ओपिनियन पोल जो होता है वो वैलिटिंग करने के पहले कंडक्ट किया जाता है और एक एग्जिट सर्वे कंडक्ट किया जाता है आफ्टर इलेक्शन टू फाइंड आउट हु दे एक्चुअली वोटेड फॉर। एग्जिट सर्वे किया जाता है कि उन्होंने एक्चुअली वोट किसको दिया है और पहले वो किसके लिए ओपिनियन कर रहे थे कि हम किसको वोट देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है एग्जिट पोल कैन बी टेलीकास्ट बाय एजेंसी इंक्लूडिंग ऑल वेबसाइट ओनली आफ्टर द फाइनल फेज ऑफ पोलिंग। ऐसा नहीं है एक जगह इलेक्शन, फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो गए फिर एग्जिट पोल आ गया, सेकंड फेज के इलेक्शन हो गए फिर एग्जिट पोल आ गया, ऐसे नहीं करना है। जब फाइनल फेज का एग्जिट पोलिंग हो जाएगी उसी के बाद क्या करना है, एग्जिट पोल को रिलीज करना है। ठीक है, और कोई भी ओपिनियन पोल कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा भी इलेक्शन कमीशन ने अभी एडवाइजरी इशू किया है, इस वजह से ये न्यूज में था। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन और बिल्स के बारे में। देखो इसमें पहला जो है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बिल्स में वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में हम देखेंगे। रिसेंटली पार्लियामेंट ने आरटीआई एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए हैं 2019 में, उसके बारे में हमको देखना है। पहला जो है वो फिक्स्ड टर्म को रिमूव कर दिया है। पहले आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग सीआईसी और आईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन का जो टाइम पीरियड था वो 5 ईयर था। अब बोल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नोटिफाई करेगी कि इनका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। सैलरी डिटर्मिनेशन, पहले सीआईसी की जो सैलरी होती थी वो इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल होती थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की इक्वल हुआ करती थी। इसको भी चेंज करके बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। क्लियर है इतना। अब आरटीआई एक्ट 2005 में क्या था, ये एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें पब्लिक अथॉरिटीज हम कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। आरटीआई एप्लीकेंट को कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको मैंडेटरी है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अब किस किस से हम ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो कोई भी ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है या कोई भी लॉ के थ्रू बनी है पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ के थ्रू बनी है या फिर कोई नोटिफिकेशन इशू करके बनाई गई है। ठीक है, अब कौन सी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होती है जो इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करेगी, तो वो होते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, कितने दिन के अंदर इनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, विद इन 30 डेज देनी होती है या फिर 48 आवर्स में देनी होती है अगर ये लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है किसी पर्सन की। अब अगर नहीं होता है तो अपील कहाँ की जा सकती है, तो दो अथॉरिटी होती है, दो अपीलेट अथॉरिटी होती है, फर्स्ट अपील और फाइनल अपीलेट अथॉरिटी। पहली तो जो पब्लिक अथॉरिटी जिससे हम डिमांड कर रहे हैं उसी को हम अपील कर सकते हैं। दूसरा फाइनल अथॉरिटी होती है सेंट्रल और स्टेट की इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, अब सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होते हैं, ये आरटीआई एक्ट के थ्रू बनाई गई बॉडी थी। ये फाइनल अपीलेट अथॉरिटी होती है, इनके पास बहुत वाइड पावर होती है। ठीक है, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है, किसको, पार्लियामेंट को सबमिट की जाती है। दूसरा इसका कंपोजिशन क्या होता है, देखो इस कमीशन में कौन कौन होता है, एक तो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब 10+1
11 मेंबर की बॉडी हो सकती है मैक्सिमम ये, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन से? एक कमिटी की रिकमेंडेशन से। उस कमिटी में कौन कौन होता है? एक होते हैं पीएम एज अ चेयरपर्सन, दूसरा होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। तीसरा कौन होता है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब शैल नॉट बी मेंबर ऑफ, जो ये सीआईसी और आईसी बनेंगे वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होना चाहिए, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको अमेंड किया गया है। किसको रिप्लेस किया है इसने? 1986 के एक्ट को रिप्लेस किया है। इसमें क्या क्या मेजर प्रोविजन है? पहले तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है। फिर क्या करता है? ये इन्वेस्टिगेशन करने का काम करता है। जो भी अनसेफ गुड्स है उनको रिकॉल करने का काम करता है। अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है तो उसको डिसकंटिन्यू करने का काम करता है। और कोई भी रॉन्ग डूइंग हो रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज करने का काम भी कौन करेगा? ये करेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा। अब देखो क्या क्या चेंज किए हैं हम वो देख लेते हैं 1986 और 2019 के एक्ट में। रेगुलेटर, पहले कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं होता था, लेकिन अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, क्लियर है। फिर कंज्यूमर कोर्ट्स, ठीक है। पहले जो कंप्लेंट फाइल की जाती थी वो ऑफिस में जाके करनी होती थी। अब कंप्लेंट जो है वो डायरेक्टली जहां पे पर्सन रहता है, रिसाइड करता है या वर्क प्लेस से भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। प्रोडक्ट की कोई लाइबिलिटी नहीं थी, कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब कंपेंसेशन सीक कर सकता है, ठीक है। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया, पहले 20 लाख होता था, इधर 1 करोड़ कर दिया गया। ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं थे पहले, अब सारे डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस के लिए ई कॉमर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। मीडिएशन सेल्स, पहले कोई मीडिएशन सेल्स का लीगल प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब जो सेटलमेंट है वो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई किया है कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस को, ठीक है। इसमें क्या क्या किया है? पहले तो कंज्यूमर कमीशन को एम्पावर किया गया है, ठीक है। और फिर एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, जिसमें मीडिएशन हो सकता है मीडिएशन सेल्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन कोई भी अपील नहीं की जा सकती मीडिएशन के अगेंस्ट। जो मीडिएशन का रिजल्ट आया उसके अगेंस्ट फिर कोई अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ई कॉमर्स एंटिटीज के बारे में। इन्होंने कुछ नए रूल्स रखे हुए हैं। तो ई कॉमर्स एंटिटीज जो है उनको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किससे रिलेटेड? रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। साथ में कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बताना पड़ेगा ई कॉमर्स कंपनी को, ठीक है। जैसे जेबोंग कहाँ की है, मिंत्रा कहाँ की, उनको अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रिसिप्ट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स। कोई कंप्लेंट की जाती है तो उसको 48 आवर्स में क्या करना पड़ेगा? एक्नॉलेज करना पड़ेगा। नीड टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, और इसके लिए उनको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर रखना पड़ेगा। सेलर्स कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक गुड्स और विड्रॉल सर्विसेज और रिफ्यूज रिफंड्स। जो सेलर्स हैं वो कभी भी किसी भी गुड्स को वापस लेने या उसको विड्रॉ करने की या उसको रिफंड रिफ्यूज करने की परमिशन नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। अच्छा, और ई कॉमर्स कंपनीज को प्रोहिबिट किया गया है कि वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते गुड्स के प्राइजेस को, ओके। चलिए ये हम लोगों ने देखा ई कॉमर्स के बारे में है। और कुछ जो केसेस हैं, अगर 5 लाख तक के केसेस हैं उनके लिए कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल आया है 2020 का, इसको पास किया गया है। अब इसमें क्या प्रोविजन है? पहले कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता था? ये लोग नहीं ले सकते थे, देखो ये लोग प्रोहिबिटेड थे। पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये कोई भी लेजिस्लेचर, ये सब प्रोहिबिट थे। अब ये अमेंडमेंट ऐड किया गया पब्लिक सर्वेंट्स। अब पब्लिक सर्वेंट्स भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। दूसरा प्रोविजन है कि इन्होंने कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो किसी अदर पर्सन को। और फिर आधार, पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी रखा गया है। एफसीआरए अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, कहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ही ब्रांच में ही आप एफसीआरए अकाउंट खोल सकते हो। वहीं पर आपको जो भी अमाउंट है वो रिसीव होगा या फिर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पर्सन जो है वो अपना एक और अनदर एफसीआरए अकाउंट खोल सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से। क्या करने के लिए?
अपना शेड्यूलिंग करने के लिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूज करना, अगर उसको इंक्वायरी करनी हो या फिर कोई भी पेंडिंग इंक्वायरी हो, तो उस केस में रिन्यूएबल ऑफ लाइसेंस, पहले 6 मंथ ऑफ में ये क्या होता था, एक्सपायर हो जाता था, उसको रिन्यू किया जा सकता है। अब अमेंडमेंट क्या ऐड किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो एक इंक्वायरी कर सकती है सर्टिफिकेट को रिन्यू करने के पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिडक्शन इन यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए पहले क्या लिमिट थी, 50% यूज कर सकते थे, अब ये अमेंडमेंट से 20% लिमिट कर दिए गए, मतलब जितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें से सिर्फ 20% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती है रजिस्ट्रेशन को विद इन 180 डेज, ठीक है। मतलब 180 डेज से ज्यादा सस्पेंड नहीं कर सकती है किसी भी रजिस्ट्रेशन को, लेकिन ये अमेंडमेंट ने एक्सटेंड करके एडिशनल कर दिया है, मतलब 180 डेज से भी ज्यादा सस्पेंड किया जा सकता है। क्लियर है इतना? ओके चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एनजीओ। अब क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, उन्होंने जो भी फंड रिसीव होता है उसको टाइटन किया है फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ किसने डिफाइन किया था, वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या करती हैं, जो पुअर के इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का, प्रमोट करने का काम करती है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, बेसिक सोशल सर्विस प्रोवाइड करती हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट करती हैं। ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती है, लेकिन इनके पास लीगल स्टेटस है और ये रजिस्टर्ड होती है एज अ ट्रस्ट, सोसाइटी और प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली इनको बैक किया गया है बाय आर्टिकल 19, आर्टिकल 43 और कॉन्करेंट लिस्ट में। आर्टिकल 43 में है प्रमोट कोऑपरेटिव इन द रूरल एरियाज, ठीक है। फिर प्रोविजन रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ एनजीओ इन इंडिया। अब देखो एनजीओ के लिए क्या क्या रेगुलेशन है, देखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो आता है वो उसके अकॉर्डिंग एनजीओ को जो फॉरेन फंड्स हैं उनको डिस्बर्स किया जाता है। तो जो फेमा एक्ट होता है इसको कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। सेम ऐसा जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का, ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। दोनों में अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, याद रखिएगा नहीं तो एक ही कंफ्यूजन मत हो जाना। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में कौन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, ठीक है। और एफसीआरए की जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, एमएचए, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 के ड्राफ्ट किए गए हैं। देखो ये जो नई इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आए हैं वो न्यूज में क्यों थे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीज करती है जो भी नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते हैं इनमें, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, नई की सर्विसेज और मिनिमम सर्विस लेवल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के क्या की फीचर्स हैं, देखो पहला इन्होंने बोला कि नए कनेक्शन जो भी होंगे उनको प्रीपेड कनेक्शन दिया जाएगा या स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी मीटर होगा वो डिलेड बिलिंग होती है, जो इनकरेक्ट मीटरिंग होती है उसको सॉल्व करने का काम करेगा। फिर रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस, मतलब 24/7 पावर सप्लाई दिया जाएगा। कंपेंसेशन दिया जाएगा कंज्यूमर को, अगर कोई सप्लाई नहीं दी जा रही है तो उसका कंपेंसेट किया जाएगा कि अरे सप्लाई नहीं या इंटरप्टेड सप्लाई दी गई है तो उसका कंपेंसेशन दिया जाएगा क्योंकि सर्विस आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है। ऑनलाइन बिल पेमेंट की सर्विस दी गई है, अगर आपका बिल 1000 रुपये या उससे ज्यादा है तो आप ऑनलाइन बिल पे कर सकते हो और उसके बदले में आपको कुछ रिबेट भी दिया जाएगा। क्लियर है इतना? फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोज्यूमर, अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है वो सप्लायर भी बन सकता है। कैसे कि वो अपने घर में एक रिन्यूएबल सिस्टम लगा ले और जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वो डिस्कॉम्स को सेल कर दे, तो इससे वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोज्यूमर बन जाएगा। क्लियर है इतना? अब इंपॉर्टेंट एक्ट्स कुछ आए थे। पहला जो एक्ट है वो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए आया है। क्या आया है इसमें, पहले तो जो लीगल स्मोकिंग एज थी वो 18 थी, अब 21 साल कर दी गई है। लूज सिगरेट के सेल पे बैन लगा दिया गया है, ठीक है। स्मोकिंग रूम्स को बंद कर दिया गया है, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में अब स्मोकिंग रूम्स नहीं होंगे। अब स्मोकिंग जो पब्लिक में है उसका फाइन था पहले 200 रुपए, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 2000 रुपए कर दिया, मतलब जस्ट 10 टाइम्स बढ़ा दिया है। फिर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है अगर इलिसिट सिगरेट्स या टोबैको प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर। एयरक्राफ्ट बिल 2020 का पार्लियामेंट ने पास किया है, इसमें
सेल एंड लाइसेंस फॉर दी सिविल एयरक्राफ्ट, इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होगा जो क्या करेगा, इस फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। और जो डीजीसीए है ना, वो पेनल्टीज कब कितने तक लगा सकता है, 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगा सकता है अब एयरलाइंस के ऊपर। बैटिंग इन इंडिया को लीगलाइज करने की बात हो रही है। हमारे यहाँ पे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है 1867 का, जिसमें कोई स्पेसिफिक सेंट्रल लॉज नहीं है जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को क्या कर सके, रेगुलेट करने का काम कर सके। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे गैम्बलिंग और जो बैटिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट्स में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैम्बलिंग एंड बैटिंग की सब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट्स हैं, तो स्टेट सब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, जो गैम्बलिंग लेजिस्लेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, बैटिंग ऑन अ हॉर्स रेस, अगर हॉर्स रेस में कोई बैटिंग होती है तो वो गैम्बलिंग लेजिस्लेशन में नहीं आता है। गेम्स ऑफ स्किल भी नहीं आता है, और लॉटरीज, ये 3 चीजें गैम्बलिंग लेजिस्लेशन में नहीं आता है। रिसेंटली अभी सिक्किम और नागालैंड जो है, दोनों ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को परमिट करने के लिए मतलब बोला है, ऐसा उन्होंने एक्सप्रेस किया है खुद को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ये इन सारी जो कंट्रीज है इन्होंने भी लीगलाइज और रेगुलेट करने की बात की है बैटिंग इन स्पोर्ट्स में। ठीक है, जस्टिस लोधा कमेटी बनी थी 2015 में, उन्होंने बोला था कि जो बैटिंग इन क्रिकेट है उसको क्या कर देना चाहिए, लीगलाइज कर देना चाहिए, और जो मैच फिक्सिंग है उसको क्रिमिनल ऑफेंस में इंक्लूड कर लेना चाहिए, ऐसे इन्होंने बोला था। सेम चीज को इको किसने किया है, लॉ कमीशन ने भी बोला है कि जो जस्टिस लोधा कमेटी ने बोला था वो सही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 7th नंबर का टॉपिक। देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज में कौन कौन सी बॉडीज जो न्यूज में रही थी उसके बारे में हम देखेंगे। पहली जो बॉडी न्यूज में थी वो थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप करना है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसके मेन की फीचर्स क्या होते हैं, तो देखो, एनआरए जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ठीक है, ये जो कराएगी एग्जामिनेशन जो होगा वो ट्वाइस अ ईयर होगा, मतलब साल में 2 बार एग्जाम होगा, और अलग अलग लेवल के लिए होगा, ग्रेजुएट लेवल के लिए, 12th पास और 10th पास लेवल के लिए। ठीक है, इनिशियली ये जो एग्जाम कंडक्ट होता था वो 3 एजेंसी के लिए कंडक्ट होता था, आरआरबी, आईबीपीएस एंड एसएससी। अब ये जो एग्जाम है वो फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स के लिए होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन जो है वो 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा, या और इसका स्कोर जो है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स से इसको क्या फायदा है और इंस्टीट्यूशंस को क्या फायदा है, तो स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जाम्स नहीं देनी पड़ेगी, मल्टीपल फी नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और वुमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज करेगा हर डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के लिए क्या फायदा है, कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग कम हो जाएगा, सिंगल एग्जाम होगा तो रिक्रूटमेंट साइकिल इजी होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज में था वो था नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन क्यों न्यूज में था, क्योंकि इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है। मेडिकल ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया है, क्योंकि यहाँ पे पुअर रेगुलेशन था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। ठीक है, अब नेशनल मेडिकल कमीशन क्या करेगा, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन होगा, टोटल 33 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। मेडिकल एडवाइजरी कमीशन काउंसिल बनाई जाएगी जो क्या करेगी, एडवाइस करने का काम करेगी। ये काउंसिल जो है वो प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा जहां पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो अपनी व्यूज और कंसर्न रख सकते हैं बिफोर द एनएमसी, मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए अपने व्यूज एंड कंसर्न्स रख सकते हैं। फंक्शंस क्या होगा, ये रेगुलेट करेगी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल को, हेल्थ केयर रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये सारे काम करेगी, फीस को डिटरमाइन करने का काम करेगी। ओके, नेक्स्ट जो है ये 2 एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एंट्रेंस एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम। देखो, एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट का एग्जाम, आपने इसके बारे में सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये सारा जब मेडिकल एग्जामिनेशन में ग्रेजुएशन लेवल पे आपको एंट्री चाहिए होता है तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम देना होता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम जो देना होता है वो कब देना होता है, इसका नाम होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट। अगर आपको लाइसेंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए आफ्टर एमबीबीएस, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम होता है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्स याद रखिएगा, नीट एंड नेक्स्ट।
चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। इसने क्या किया है, अभी खुद से सुयो मोटो रिट पिटीशन फाइल की है, किसके लिए, जो माइग्रेंट लेबर्स के साथ जो मिजरी हुई है कोविड-19 के टाइम पर, उसके लिए, ठीक है, क्योंकि उनका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है वो ह्यूमन राइट्स के साथ डील करता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अक्टूबर 1993 में बनाई गई थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। साथ में इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट कोर्ट भी होंगे जो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे। क्लियर है इतना। फंक्शंस एंड द पावर ऑफ एनएचआरसी, ये क्या कर सकती है, 1 ईयर के अंदर कोई भी जो भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है उसके 1 ईयर के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, उस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर सकती है जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो सकता है होता है, जेल को विजिट कर सकती है, जो भी सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको रिव्यू करने का काम कर सकती है, पेमेंट का रिकमेंडेशन कर सकती है, कोई भी कंपेंसेशन हुआ या डैमेज हुआ, कोई भी पावर नहीं है पनिश करने की वायलेटर्स को, ठीक है। कंपेंसेशन और डैमेज का रिकमेंडेशन दे सकती है, ठीक है, खुद नहीं दे सकती है, पर पनिश करने की पावर नहीं है। रिसर्च को प्रमोट कर सकती है और सिविल कोर्ट की पावर है, ठीक है। साथ में ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर है इतना। ह्यूमन राइट एक्ट 2019 आया था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं 1993 से 2019 के बीच में, वो देख लेते हैं हम एक बार। देखो 1993 में जो कंपोजिशन था उसमें जो चेयरपर्सन होता था वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता था, लेकिन 2019 में बोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है वो भी चेयरपर्सन बन सकता है। 2 पर्सन हो सकते हैं जिसको ह्यूमन राइट का नॉलेज हो, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जा सकता था। अब क्या कर दिया, 3 पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है और उसमें से एक वुमेन होना जरूरी है। क्लियर है इतना। अब देखो ये जो एक्ट होता है वो चेयरपर्सन, हाँ, इसमें कौन कौन होता था पहले, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी, एनसीएसटी, ठीक है, और क्या होती थी, एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे। अब उसमें और इंक्लूड कर दिया गया है किस किस को, एनसीबीसी को, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वालों को, और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी। मतलब 6 लोग हो गए हैं जो अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं। सेम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी चेंज किया गया है कि पहले उसके जो चेयरपर्सन होते थे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते थे। अब कौन हो सकते हैं, चीफ जस्टिस तो हो ही सकते हैं और हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं एज अ चेयरपर्सन। ऑफिस का टर्म चेंज कर दिया गया है, पहले 5 ईयर और 70 ईयर्स एज था, अब कितना कर दिया गया है, 3 ईयर्स और 70 ईयर्स एज कर दिया गया है, ठीक है। 5 ईयर का लिमिट हटा दिया गया है रीअपॉइंटमेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करता है, ये पब्लिक सजेशंस इन्होंने दिया है, इसमें बोला है कि ये जो काम करेंगे आप प्रिवेंटिव विजिलेंस करेंगे रेदर देन अ प्यूनिटिव विजिलेंस अप्रोच। मतलब जो विजिलेंस है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ प्यूनिटिव अप्रोच नहीं रखेंगे, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। सीबीसी के बारे में हम देख लेते हैं। 1964 में बनी थी, किसकी रिकमेंडेशन से, संथानन कमेटी की रिकमेंडेशन से। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था, 2003 में मिला था, ठीक है। कब मिला था, 2003 में मिला था। कौन अपॉइंट करता है इसके मेंबर्स को, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, मल्टी मेंबर बॉडी होती है, एक सीवीसी हो सकता है प्लस 2 विजिलेंस कमीशन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, टोटल 3 मेंबर बॉडी हो सकती है। किस कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसकी रिकमेंडेशन से, 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन से। उस 3 मेंबर कमेटी में कौन होता है, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, और कौन हो सकता है, यूनियन मिनिस्टर हो सकते हैं या होम मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रू किया गया है। अब ये क्या है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। ये एक क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सामने आता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिसर्च करता है और रिव्यू करता है जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो टेन्योर होता है कमीशन का वो 3 साल होता है। 3 साल के बाद फिर वापस से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये एडवाइजरी बॉडी होती है टू द गवर्नमेंट, पर इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर।
पहला जो लॉ कमीशन बनाया गया था वो ब्रिटिश राज में बनाया गया था 1834 में बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द लॉर्ड मैकॉले। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा लॉर्ड मैकॉले के बारे में। उन्होंने चार्टर एक्ट 1833 जो सबसे पहले लॉ कमीशन आया था 1833 में आया था, चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब है ना, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना हो, हिस्ट्री की जो यूपीएससी और जीपीएससी या एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए जो हिस्ट्री रिकमेंड की जाती है वो तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की जाती है, ठीक है। अगर आपको वो समरी फॉलो करनी है तो आप मेरे चैनल पे शिवी सिंगल मेरा चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है फुल तमिलनाडु हिस्ट्री का, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत क्लियरेंस आपको मिलेगा, बहुत क्लियर बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1955 में किया गया था। जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन था वो कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था। 3 ईयर की टर्म थी। उनके जो पहले चेयरमैन थे वो थे मिस्टर MC सेतलावत, ठीक है। ये मिस्टर MC सेतलावत जो थे वो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे। अटॉर्नी जनरल का कौन सा आर्टिकल होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो क्या करता है? एक रिपोर्ट सबमिट करता है जिसको बोलते हैं क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। इंडिया में कितने क्राइम हो रहे हैं उसको रिपोर्ट करता है। देखो ये देखो इसमें बहुत सारे क्राइम इंक्रीज हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हुआ है, साइबर क्राइम्स इंक्रीज हुए हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए क्राइम इंक्रीज हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट डिक्रीज हुए, बस ये एक डिक्रीज हुआ है, बाकी सब क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो 1986 में सेटअप किया गया था। ये क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। किसके अंडर में आता है? MHA के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्राइम एंड क्रिमिनल। क्लियरिंग हाउस होता है, क्राइम और क्रिमिनल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, स्टोर करता है, कोऑर्डिनेट करता है, डिसैमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को। ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है पर्सनल ऑफ द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो पर्सनल है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नेशनल स्टोर हाउस है फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड का। सारे फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड कहाँ पर है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास में है। एडवाइस करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ऑन दी मैटर्स रिलेटेड टू द फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स। क्लियर है इतना? चलिए, अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज जो न्यूज में थी एक बार आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर देखिए। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अभी 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स को इंटीग्रेट किया है, ठीक है। इसमें 4 डिवीजन है, एक फिल्म डिवीजन, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, नेशनल फिल्म आर्चिव ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल जो 1973 में सेटअप की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस। देखो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में हम देखेंगे तो आधार, पहला जो हमारा टॉपिक था वो आधार था। आधार क्यों न्यूज में रहा था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4-1 मेजोरिटी से आधार वर्डिक्ट को रिव्यू करने का जो प्ली था उसको डिसमिस कर दिया गया है। अब देखो आधार वर्डिक्ट क्या था पहले हम देखेंगे कि आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए और परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए, ठीक है। इसका स्टोरेज पीरियड जो है रिड्यूस कर दिया, पहले 5 साल के लिए स्टोरेज होता था, अब 6 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है। लेकिन बैंक अकाउंट और मोबाइल कनेक्शंस के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, ये भी बोला गया। फिर वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए आपको आधार मस्ट है, मतलब, ठीक है। फिर ये जो प्ली थी वो किस लिए डाली गई थी? तो स्पीकर का डिसीजन जो था आधार वर्डिक्ट मनी बिल है या नहीं है, तो आधार सुप्रीम स्पीकर ने बोला था कि आधार जो वर्डिक्ट है वो मनी बिल है, तो इसको ही चैलेंज किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो जो स्पीकर का डिसीजन था वो सही था कि आधार जो है वो मनी बिल है, ठीक है। आधार क्या होता है? 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर सिटीजन ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए अगर उसको कोई भी चीजें को अवेल करना है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम वगैरह, ये उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है। ओके इसके बाद हम देखेंगे मिशन कर्मयोगी के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल एलोकेशन कितना किया गया है? 510 करोड़ का फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया है 5 ईयर्स के लिए, 2020 से 2025 तक,
2025 तक, ठीक है। इसमें क्या किया है, ट्रांजिशन करना है रूल बेस्ड से रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, बिहेवियर फंक्शन डोमेन कॉम्पिटेंसी को स्ट्रेंथ करना है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है वो डिलीवर किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ठीक है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के थ्रू सब कुछ डिलीवर किया जाएगा। अब इसकी जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो है पीएम पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। ये एक एपेक्स बॉडी होगी जो क्या करेगी, डायरेक्शन देगी सिविल सर्विसेज को कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, किसकी चेयरमैनशिप में, तो प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में, ठीक है। इतना याद रखिएगा। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है वो सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आया है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया है कि सारे कॉर्पोरेट्स के पास विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म होना चाहिए और एडिक्वेट सेफगार्ड्स होने चाहिए विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए। अब विसल ब्लोअर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो करप्शन को सामने लेके आता है, उसको हम बोलते हैं विसल ब्लोअर। अब ये विसल ब्लोअर कौन हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, डायरेक्टर, ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और अ वॉलंटियर, ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है। अब विसल ब्लोअर का मैकेनिज्म प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 2014 में, इसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है राइटिंग करके या फिर मैसेज कर, ईमेल करके, ठीक है। ये दो फॉर्म में कर सकता है और जो भी अपील की जा सकती है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, ठीक है। कोई भी पर्सन और अ पब्लिक सर्वेंट हु हैज मेड डिस्क्लोजर अंडर दिस एक्ट इज विक्टिमाइज्ड बाय इनिशियल और ऑफ एनी प्रोसीडिंग। किसी भी पर्सन या किसी भी पब्लिक सर्वेंट जो ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है उसको विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में था। अब हमने नेक्स्ट देखा था आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। तो आईपीसी क्या होता है, ये क्राइम को डिफाइन करता है। सीआरपीसी क्या होता है, रेगुलेशन लेके आता है क्रिमिनल लॉ का, ठीक है। ये ड्राफ्ट किया गया था 1860 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो सीआरपीसी है वो मशीनरी है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, इसको इनेक्ट किया गया था 1973 में। ओके, कौन इनको रिव्यू करता है, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनको रिव्यू करता है। फिफ्थ जो टॉपिक हमने देखा था, वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक ही राशन कार्ड से आप पूरे इंडिया में राशन खरीद सकते हो थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके लिए आया था। ये क्यों आया था, कोविड-19 आउटब्रेक के टाइम पे ये प्रॉब्लम आई थी कि जो राशन कार्ड होल्डर थे उसी पर्टिकुलर जगह से खरीद सकते थे, लेकिन माइग्रेंट लेबर अपनी जगह चले गए थे तो राशन कार्ड को अवेल करने का प्रॉब्लम आ रहा था। इस वजह से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आई है, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हो जाएगी, मतलब कहीं से भी हम फूड सब्सिडी का जो फूड मिल रहा है वो हम खरीद सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखने की है वो है राइस 3 रुपीज पर केजी मिलता है, वीट 2 रुपीज पर केजी मिलता है और कोआर्स ग्रेन जो है वो 1 रुपीज पर केजी प्रोवाइड किए जाते हैं। एक और स्कीम के बारे में याद रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लॉन्च की गई थी। ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनी, बिग टेक कंपनीज मतलब जैसे फेसबुक और गूगल, इन लोगों की मोनोपोली है, इसके वजह से ये लोग बिग टेक फर्म्स जो होती है वो इस चीज को अब्यूज करने की कोशिश करती है, मतलब मिस यूज करने की कोशिश करती है। तो हमारी इंडिया में इसके लिए क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, तो हमारे यहाँ पे एक आईटी एक्ट 2000 है जो गवर्न करता है कि क्या क्या कंप्यूटर रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है उसके लिए डायरेक्शन इशू करने का। दूसरा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने का काम करती है, किसी को भी डोमिनेट होने का राइट नहीं देती है। फिर होता है एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बिजनेस टू कंज्यूमर एंटरप्राइजेस को देखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन की वजह से इंडिया में जो कॉस्ट आया था वो 2.8 बिलियन का था। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में जो शटडाउन का कॉस्ट आया था वो $4 बिलियन था। तो $4 बिलियन में से $2.8 बिलियन तो इंडिया में ही आ गया, मतलब 70% जो कॉस्ट आया था वो इंडिया में ही आया था, लॉस हुआ था जो, ठीक है। 2017 के पहले अलग प्रोविजन है, 2017 के बाद अलग प्रोविजन है। 2017 में था सेक्शन 144 लगता था सीआरपीसी का, जिसमें 4 या उससे ज्यादा लोग जो हैं वो एक साथ असेंबल नहीं हो सकते थे। 2 महीने और 6 महीने के लिए ये लगता था, 2 महीने से 6 महीने के बीच में लगता था। फिर टेम्पररी सस्पेंशन जो टेलीकॉम सर्विसेज का कर दिया जाता है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, लेकिन ये जो इंटरनेट शटडाउन है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमने इंटरनेट शटडाउन के केस में देखा था। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंदर, उसको सेकंड रैंक मिली है DGQI में, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या करता है, डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को असेस करने का काम करता है, उनको इवेल्युएट करने का काम करता है, ठीक है, अंडर नीति आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है। रिसेंटली नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये क्या करता है, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच करता है इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। रेडिकल रिफॉर्म लेके आता है, गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट गवर्नेंस और कॉस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करने का काम करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है। अदर गवर्नेंस में हमने देखा था ई ग्राम स्वराज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। फिर पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो स्टेट्स को रैंक करता है कि कितना उन्होंने परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे एनालाइज करता है। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में सबसे आगे थे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और पीछे थे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा फर्स्ट आया है और मणिपुर लास्ट आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में ये कौन लॉन्च करता है, प्रजा फाउंडेशन ने किया है। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एम्पावर करने के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है इंडियन पोस्ट लॉन्चेस 5 स्टार विलेज स्कीम। 5 स्टार विलेज स्कीम लॉन्च की है जिसमें 4 स्कीम्स आती है। एक तो सेविंग बैंक अकाउंट, फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बताता है कि कौन से विलेजेस ऐसे हैं जो इन सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ये चारों स्कीम को कोई विलेज इम्प्लीमेंट करता है तो उसको 4 स्टार विलेज बोला जाएगा। अगर 3 को करता है तो उसको 3 स्टार विलेज बोला जाएगा। इसके हिसाब से स्टार रेटिंग दी जाती है, ठीक है। ये सारे गवर्नेंस के एस्पेक्ट थे, ओके। तो ये हमारा पूरा पॉलिटी का 1 ईयर का करंट अफेयर पूरा हो गया, मई 2020 से जनवरी 2021 तक। फरवरी के बाद वाला करंट अफेयर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्विज वाला पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्ट क्विज जाकर सॉल्व कर लीजिए, इससे पॉलिटी का आप में किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसका आइडिया आपको हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको तमिलनाडु क्लास 11th और क्लास 12th की हिस्ट्री फॉलो करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। विजन आईएएस का पीटी 365 के पॉलिटी वाले जो डिटेल वीडियो है उनका भी प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है। इस वीडियो के लास्ट में कार्ड्स आएंगे, उन पर डायरेक्टली क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।